हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है और हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हम डेरिवेशन देखेंगे कि रिड्यूस्ड मास हम किसे कहते हैं और रिड्यूस्ड मास ही हम उसको क्यों कहते हैं, पहले हम ये समझेंगे। तो डेरिवेशन, एजम्पशन सब कुछ हम समझेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे रिड्यूस्ड मास के ऊपर। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग और ये एक ब्लॉक, मतलब ये दोनों ब्लॉक है मासेस ऑफ m1 एंड दिस हैज मास m2। लेकिन आप क्या करते हो, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हो, किसी भी बुक से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो एजम्पशन होती है हमारे पास, वो एजम्पशन क्या क्या है वो पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही हम इस प्रॉब्लम को जो है मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें एजम्पशन क्या लेना होगा। एजम्पशन, पहला एजम्पशन हम क्या लेंगे कि ये दोनों जो ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये जो सरफेस के ऊपर रखा है, आप देख सकते हो ये जो सरफेस है यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी एयर के मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर भी एयर के मॉलिक्यूल होंगे। मतलब ये जो ब्लॉक जो है वो जब आप इसको ऑसिलेट करोगे, मतलब ये जो ब्लॉक है वो ऐसे पीछे जाएगा फिर से आगे आएगा, मतलब इस ब्लॉक के साथ जो एयर के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिशन होगा, ठीक है, मतलब एयर फ्रिक्शन आएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन और यहाँ पर सरफेस पे जो फ्रिक्शन है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो देयर इज no air friction and सरफेस जो होगा हमारे पास वो फ्रिक्शनलेस होगा, सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा। दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता है, दूसरा अजम्पशन ये हो सकता है, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं इन ब्लॉक के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगे वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। मतलब ये जो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे मतलब वो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो ग्रेविटी इज द ओनली, इस केस में ग्रेविटी ओनली बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स मतलब इसका जो वेट आएगा वो नीचे आएगा m1g। m1g क्या है, एक बॉडी फोर्स है जो कि अर्थ m1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो है m1g। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी फोर्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो ब्लॉक है इनके पास भी मास है और ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे नेग्लेक्ट करना होगा। मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड देयर इज नो म्यूचुअल gravitational attraction between the blocks। और तीसरा assumption क्या हो सकता है, आपने क्या किया, ब्लॉक जो है पहले ये जो सिस्टम था वो रेस्ट पे था, आपने क्या किया, आपने दोनों हाथों से इसको खींचा ऐसे। आप कितना खींच सकते हो, मतलब आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया लेकिन आप बहुत ज़्यादा भी इलोंगेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब स्प्रिंग को आप विद इन द इलास्टिक लिमिट तक आप इसको इलोंगेट कर सकते हो। तो तीसरा एजम्पशन ये आएगा कि स्प्रिंग इज elongated within the इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मतलब स्प्रिंग को आपने इलोंगेट किया विद इन द इलास्टिक लिमिट। और तीसरा एजम्पशन का मतलब क्या है,
मतलब आप स्प्रिंग के लिए हमेशा फोर्स इक्वेशन लिखते हो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, और x इज द इलोंगेशन एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द हुक्स लॉ, यही तो है हमारे पास हुक्स लॉ। लेकिन अब विद इन द इलास्टिक लिमिट, और हुक्स लॉ वैलिड कब होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आप तभी लिख सकते हो जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जब तक आप इसको इलोंगेट करोगे तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खींच दिया इसको तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अजम्पशन रहेगा एक। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो तीनों अजम्पशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ये आपको आपकी अगर आप थ्योरी बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो तो इन सारे अजम्पशन को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम में जो भी टर्म है उसको देखेंगे। आप देख सकते हो ये जो टू ब्लॉक्स है मासेस m1 m2 एंड द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट k। पहले क्या था, पहले हमारे पास एक स्प्रिंग था। ठीक है, स्प्रिंग का जो ये एक एंड है और एक दूसरा एंड था। पहले बस हमारे पास एक स्प्रिंग था, आप इमेजिन कीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग था और कोई भी मासेस नहीं थी। ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग सरफेस पे रेस्ट पर था। आपने क्या किया, आपने इस एंड पे एक ब्लॉक को कनेक्ट किया और ये जो एंड था इस पे दूसरे ब्लॉक को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने कनेक्ट करने के बाद ये जो सिस्टम था ये पूरा रेस्ट कंडीशन पे था, पूरा रेस्ट कंडीशन पे था। मतलब ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर ब्लॉक m1 एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर ब्लॉक m2। ये क्या है हमारे पास, दोनों ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप क्या कर सकते हो, इस ब्लॉक को जो है आप दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे खींच सकते हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट आपको खींचना है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे खींचा, मैक्सिमम मान लेते हैं a1 डिस्टेंस आपने खींच दिया इसको, और a2 डिस्टेंस आपने m2 ब्लॉक को a2 डिस्टेंस आपने खींच दिया। और अब रिलीज करने के जो टाइम आएगा उस टाइम पे ब्लॉक की कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा। मतलब ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे आपको ब्लॉक को जीरो वेलोसिटी देना है। मतलब आपने ऐसे खींच दिया और ऐसे अपने हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे पकड़, मतलब आपको पकड़ना है ऐसे ब्लॉक को, कोई भी वेलोसिटी नहीं देना है, मतलब ऐसे छोड़ देना है, ऐसे दोनों ब्लॉक को आपको छोड़ देना है। और छोड़ दोगे तो ये जो ब्लॉक है ये आगे आएगा पीछे आएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, इस केस में तो a1 इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है, मतलब m1 की जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन की वो होगा a1 और a2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक m2। ठीक है, तो पहले हम ये लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू स्मॉल l इज द इलोंगेशन। l जो है वो है इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। मतलब l जो है वो मैक्सिमम इलोंगेशन है। आपने a1 इस तरफ इसको इलोंगेट किया, a2 इस तरफ इलोंगेट किया, मतलब आप लिख सकते हो डायरेक्टली a1 प्लस a2 इज इक्वल टू l। ठीक है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। अब हम फोर्सेस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक के लिए आप देख सकते हो किसी भी एक पोजीशन पे हमने तीनों फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखा था और ये जो x1 है, मतलब ये जो दोनों ब्लॉक है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक पोजीशन पे जब ब्लॉक इधर को गया फिर से इस ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसको क्रॉस करेगा। मतलब ये जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब x1 डिस्टेंस पे है और ये जो ब्लॉक है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x2 डिस्टेंस पर है तब इस ब्लॉक पे कितने सारे फोर्सेस होंगे उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो नीचे की तरफ वेट आएगा m1g और इसको बैलेंस करेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन n1। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। मोशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। मतलब इधर जो आएगा वो स्प्रिंग फोर्स आएगा k टाइम्स x1 प्लस x2, k टाइम्स x1 प्लस x2। व्हाट इज k,
के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। और x1 प्लस x2 क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग का इस तरफ इलोंगेशन x1 है और इस तरफ इलोंगेशन x2 है, मतलब स्प्रिंग का जो नेट जो इलोंगेशन है वो x1 प्लस x2 है। सो फोर्स कितना होगा? F टाइम्स इलोंगेशन, और इलोंगेशन इस केस में x1 प्लस x2 है। ये तो है M1 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर द ब्लॉक M1 द फोर्स इज माइनस k टाइम्स x1 प्लस x2, ठीक है। हमें अभी तक नहीं पता कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है ये जो मोशन है ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ k टाइम्स x1 प्लस x2। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, लेकिन ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। मतलब ब्लॉक इधर जाना चाहता है लेकिन फोर्स उसको ऑपोजिट, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है? m1 है, इसके एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a1 इज द एक्सेलरेशन फॉर द ब्लॉक ए। सो m1 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x1 प्लस x2। और इस इक्वेशन को देखकर आप नहीं बता सकते ये सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x1 भी है और यहाँ पर x2 भी है। हमें x2 को एलिमिनेट करना है, ये हमारा जो होगा मेन स्टेप होगा, ठीक है। अब इसका ये जो पार्ट है मैं इसको इरेज कर दूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है m1 टाइम्स a1 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x1 प्लस x2। ये जो इक्वेशन है ये ब्लॉक ए के लिए हमने इक्वेशन को लिखा था, ठीक है। और x1 x2 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर टू बॉडीज है, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास भी होगा, सेंटर ऑफ मास का ही यहाँ पर बीच में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन हमने इनिशियली जब इसको रिलीज किया था इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थी, ठीक है। इसका भी वेलोसिटी जीरो था इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक का भी वेलोसिटी जो है वो जीरो था। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल जो फोर्स है हमने इनिशियली इस पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमें इस सिस्टम को रेस्ट कंडीशन से छोड़ा था, ठीक है। तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे जो है डेल्टा एक्स of the center of mass is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 by m1 plus m2, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब कोई भी दो पार्टिकल है आपके पास और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, आपने सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स आपने सिस्टम पे अप्लाई किया है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। हाँ एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए भी तो N1 है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन N1। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट है ये। सो डेल्टा एक्स के जगह हम लिख सकते हैं x1, बिकॉज x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1। सो m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें x2 को एलिमिनेट करना है, सो x2 विल बी माइनस m1 x1 बाय m2। ओके, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं m1 a1 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x1 प्लस x2 के जगह आप नेगेटिव ले सकते हो, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। मतलब ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x1 और x2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे है, क्योंकि x1 इस डायरेक्शन पे है
और x2 जो है वो इस डायरेक्शन पे है, इसका मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको वैसे ही जनरलाइज कर सकते हो। सो x2 जो होगा प्लस m1 x1 बाई m2। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो मासेस टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स x1 प्लस m1 x1 डिवाइडेड बाई m2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के, x1 को आप कॉमन ले सकते हो और m1 को आप नीचे ले सकते हो। कितना आएगा ये m1 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई सॉरी ऊपर आएगा m1 प्लस m2, इतना आएगा। सो x1 को आप इधर ले सकते हो। सो दिस इज द इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन पे देख सकते हो k कांस्टेंट है, m1 प्लस m2 मासेस जो है वो भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर x1 जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक m1। लेकिन इस इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं इस ब्लॉक का जो ऑसिलेशन होगा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, मतलब इस ब्लॉक का जो मोशन होगा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ब्लॉक 1 के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो डायरेक्टली क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ x1 के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब फॉर ब्लॉक M1 द मोशन कैसा होगा आपका, मोशन इज एसेइज्म, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलरली आप ब्लॉक 2 के साथ भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक 2 के लिए आप इक्वेशन क्या आएगा आपके पास, इस केस में फोर्सेस इधर आएगा, मतलब k टाइम्स x1 प्लस x2, और इस डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन n2 आएगा, इस डायरेक्शन पे आपका m2g आएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है x1। सो सिमिलरली ब्लॉक 2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स x1 प्लस x2। इस केस में आपको क्या करना है, m2 एक्सेलरेशन, m2 आपको f2 भी कह सकते हो, और इसको आप ठीक है f2 कह सकते हो, माइनस के टाइम्स x1, और आपको x1 को एलिमिनेट कर देना है यहाँ से। सो x1 को आप एलिमिनेट करते हो तो आपके पास आएगा m2 x2 बाई m1 प्लस x2। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन माइनस के टाइम्स m1 प्लस m2 बाय डिवाइडेड बाई m1 m2 टाइम्स x2। इसका मतलब ऊपर वाला जो m2 जो ब्लॉक है उसके लिए भी एक्सेलरेशन a2 क्या है आपका, a2 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस x2। इसका मतलब इस ब्लॉक भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और ये जो ब्लॉक है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन, हमें तो इक्वेशन मिल चुका है, तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हम, क्योंकि मैं इसे एस कर दूंगा अब। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो था a1 इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई x1। ये था ब्लॉक नंबर 1 के लिए। तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस के बाई m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, टाइम्स x1। दिस इज द इक्वेशन फॉर ब्लॉक ए। सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए भी ये इक्वेशन आएगा। वह ब्लॉक बी के लिए क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू माइनस के बाई ये टर्म ही आएगा और x2 आएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आप जानते हो, इस टर्म को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो a1 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर x1। तो हम इस जानते हो x1 के साथ जो रहता है वो k बाई ये है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। सो ओमेगा को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ k बाई m1 m2 बाई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये जो टर्म है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसको हम लिखते हैं रिड्यूस्ड मास।
इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या है आपका? रिड्यूस्ड, म्यू है आपका रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले जो हमने इसका ऑसिलेशन जो है टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा है, मतलब इसको आप म्यू से लिख सकते हो, तो 2 पाई रूट ओवर ऑफ म्यू बाई के आ जाएगा। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फॉर द ब्लॉक ए। सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए भी यही टाइम पीरियड होगा, क्योंकि म्यू जो है दोनों केसेस में सेम है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये है रिड्यूस्ड मास। अब जो है वो दो क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, मतलब इसको हम रिड्यूस्ड क्यों कहते हैं और इसको मास क्यों कहते हैं। ठीक है, मतलब ये इसको रिड्यूस्ड मास क्यों कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो है ये म्यू है, ये जो है इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। इसको हम रिड्यूस्ड मास क्यों बोलते हैं? इसको रिड्यूस्ड मास हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रिड्यूस्ड मास ए टू बॉडी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। इसीलिए टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके हम एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम जो है हम तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब इसीलिए हम यहाँ पर रिड्यूस्ड वर्ड को यूज कर सकते हैं। और मास क्यों यूज करते हैं हम ये भी देखेंगे, बिकॉज with this concept a two body problem can be reduced to a single body प्रॉब्लम। इसीलिए हम इसको रिड्यूस्ड कहते हैं। और मास क्यों कहते हैं? मास इसलिए कहते हैं, आप देख सकते हो म्यू जो है वो है दोनों मासेस का मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन ऑफ टू मासेस। दिस मीन्स इसका जो यूनिट जो आएगा वो kg स्क्वायर होगा, क्योंकि kg स्क्वायर बाई kg होगा। सो इसका मतलब यूनिट होगा kg। मतलब ये जो टर्म है इसका यूनिट है kg, इसलिए हम इसको मास बोलते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M, दिस इज द डायमेंशन। इसीलिए हम इसको मास कहते हैं। रिड्यूस क्यों कहते हैं? क्योंकि विद दिस कॉन्सेप्ट टू बॉडी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको रिड्यूस्ड कहते हैं। अब हम रिड्यूस्ड मास के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, मतलब रिड्यूस्ड मास को हम किस किस जगह अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जैसे कि रिड्यूस्ड मास क्या है? इज द इफेक्टिव इनर्शियल मास। दिस इज द इफेक्टिव इनर्शियल मास ऑफ द सिस्टम। मतलब इस केस में ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के लिए इफेक्टिव इनर्शियल मास क्या है? ये रिड्यूस्ड मास। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट यूज रिड्यूस्ड मास। मतलब इस केस में क्या था, ये जो ब्लॉक था मासेस m1 m2, ये जो मासेस है वो बहुत ही कम है, मतलब ये 1 kg हो सकता है, ये 2 kg हो सकता है। और इन दोनों मास के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, मतलब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि मासेस बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस निग्लेजिबल होंगे। लेकिन ग्रेविटेशन में हम बहुत प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पर लार्ज बॉडीज़ होती है ग्रेविटेशन में, तो वहाँ पर भी टू बॉडी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो उस केस में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकलते समय आपको रिड्यूस्ड मास यूज़ नहीं करना है। मतलब जनरली आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखेंगे? Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और सपोज दिस इज m1 एंड दिस इज m2। m1 m2 क्या है? यहाँ पर लार्ज बॉडीज। ठीक है, ये कोई स्मॉल पार्टिकल नहीं है, ये लार्ज बॉडीज है, इसलिए हम इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और ये जो डिस्टेंस है मासेस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो r है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ऐसे निकलना है। और इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स निकलते समय आपको रिड्यूस्ड मास नहीं यूज करना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यही होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ कई बार आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि
ठीक है, ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के लिए इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड क्या होगा ऑसिलेशन का, मतलब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड। पहले हमारे पास एक इक्वेशन था a1 प्लस a2 इज इक्वल टू एल। व्हाट इज एल? एल इज द इलोंगेशन, एल इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, एल इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू ए एल। व्हाट इज a1? a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द ब्लॉक m1, a2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द ब्लॉक a2। और ये कैसा ऑसिलेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो हमें क्या निकालना है? a1 और a2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमने प्रीवियसली देखा था, हमारे पास एक रिलेशन था m1 इज x1 इज इक्वल टू m2 x2। x1 क्या है, x2 क्या है? ये वेरिएबल्स है, मतलब x1 इज द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एम्पलीट्यूड होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x1 की जगह आप a1 पुट कर सकते हो और x2 की जगह आप a2 पुट कर सकते हो। इसका मतलब a1 जो आएगा वो आएगा m2 a2 बाई m1। ओके, तो अब इस a1 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो कितना आएगा? m2 a2 बाई m1, क्योंकि a1 की जगह हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। ये जो a1 की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दिया, प्लस a2 इज इक्वल टू एल। तो आप a2 को कॉमन ले सकते हो और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा m1 जो है मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर +1 से, क्योंकि a2 को आपने कॉमन लिया है। तो m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा और l यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर द ब्लॉक नंबर m2। a2 इज द एम्पलीट्यूड फॉर द ब्लॉक m2। ठीक है, ये जो a2 है और हमें a1 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 क्या होगा? सिमिलरली अब देख सकते हो यहाँ पर a2 था तो m1l आया था और m1 प्लस m2 तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली फॉर ब्लॉक m1 द एम्पलीट्यूड विल बी m1 प्लस m2 और ऊपर आएगा m2 टाइम्स l। दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर द ब्लॉक m1। So this is the amplitude for block. This is amplitude for block m1, amplitude of the oscillation for the block m1 इतना आएगा। ठीक है, ऐसे आप ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ हमने इस प्रॉब्लम को अब कैसे रिड्यूस करना है, वन बॉडी प्रॉब्लम है, उसका फिगर कैसा होगा अब हम वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस केस में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ म्यू रिड्यूस्ड मास बाय k। व्हाट इज k? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। ओके, तो अब हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसका जो मास है वो है 2m। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसा कि एजम्पशन हमने प्रीवियसली लिया था वो भी एजम्पशन सारे यहाँ पर हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? रिड्यूस्ड मास पहले हमें निकालना होगा। रिड्यूस्ड मास क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मासेस m क्रॉस 2m बाई एडिशन m प्लस 2m। सो दिस इज नथिंग बट 2m स्क्वायर बाई 3m। दिस मीन्स 2m बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। नाउ यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इस केस में टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ म्यू की जगह हम पुट करेंगे 2m/3 बाई k। सो इस केस में आएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2m बाई 3k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम था इसको हम अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, दोनों मासेस सेम है लेकिन यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हैं। ये दोनों स्प्रिंग्स जो है वो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक के लिए
अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तो हमने सॉल्व कर दिया, तो अब हम इस ब्लॉक के लिए सॉल्व करेंगे एम टू एम। यहाँ पर भी हम म्यू निकाल सकते हैं पिछली बार की तरह, ये कितना आएगा 2/3 टाइम्स एम। अब ये जो ब्लॉक है ये जब वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस होगा, क्योंकि हम रिड्यूस मास यूज़ कर रहे हैं, तो फिगर कैसा होगा, मतलब इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिड्यूस करके इसको हम ऐसे प्रॉब्लम में, वन बॉडी प्रॉब्लम में हम लिख सकते हैं, जिसका मास होगा म्यू। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। यहाँ पर हमें रिड्यूस मास लेना है, और यहाँ पर के इक्विवेलेंट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के, लेकिन इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो के इक्विवेलेंट कितना होगा 2k हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ म्यू 2m/3 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट है हमारे पास 2k। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ये कितना आएगा m/3k। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि हाँ, हमारे पास अगर टू बॉडी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिंगल बॉडी होगा उसका जो मास होगा वो रिड्यूस्ड मास हमें लेना है। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग होगा उस स्प्रिंग के लिए हमें के इक्विवेलेंट लेना है। के इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मान लेते हैं हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम है, ये एक सर्कुलर पाइप है, यहाँ पर दोनों मासेस हैं, और ये सपोज आप स्प्रिंग से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। ये मासेस एम है, सपोज दोनों मासेस सेम है। ठीक है, ये दोनों मासेस एम है और ये ऐसे कनेक्टेड है। आपको निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाइप के अंदर है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लीजिए, और ये जो स्प्रिंग है उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अगर आपने इसको सिस्टम को डिस्टर्ब किया, मतलब इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसे नीचे खींच दिया आपने, तो ये तो पाइप के अंदर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम मतलब दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रॉब्लम, मास m मतलब ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम था। ठीक है, यहाँ पर दोनों मासेस m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो इसको फिर से हमें रिड्यूस करना है। तो पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास प्रॉब्लम था, हमें टाइम पीरियड t निकालना था। ओके, हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो स्प्रिंग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है। ठीक है, वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो हम इसको लीनियर ऐसे भी दिखा सकते हैं इस ऑसिलेशन से। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं किस पे, सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में, क्योंकि ये भी टू बॉडी प्रॉब्लम, ये भी टू बॉडी प्रॉब्लम। हमने पाइप से इसके रिड्यूस करके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने इसको दिखाया। ये मतलब ये दोनों फिगर जो है वो एक इक्विवेलेंट फिगर है। ठीक है, तो हम इसे फिर से रिड्यूस कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड मास म्यू, जहां पर के इक्विवेलेंट हमें यूज करना है। सो टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ म्यू बाई के इक्विवेलेंट। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, तो के इक्विवेलेंट कितना होगा 2 के इक्विवेलेंट 2k हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू कितनी होगी m² बाई m प्लस m, दिस इज नथिंग बट m/2। सो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ m/2 डिवाइडेड बाई 2k। सो दिस इज 2 रूट ओवर ऑफ m/4k। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमने बेसिकली तीन प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मास को हम जनरलाइज कैसे करते हैं, मतलब जनरली सही तरीका कैसा है लिखने का, उससे हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों प्रॉब्लम का, और आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करके सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में हम लिख सकते हैं कैसे, लेकिन
सिंगल बॉडी आप जब यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको रिड्यूस्ड मास यूज़ करना होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो सिस्टम है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर के इक्विवेलेंट आएगा और यहाँ पर रिड्यूस्ड मास आएगा। सिमिलरली इसको रिड्यूस करके हमने ये पहली तो ये प्रॉब्लम लिखा, ठीक है, और आप जानते हो इस प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस करके ये लिखा था। तो सिमिलरली या इस प्रॉब्लम को भी हम रिड्यूस करके सिंगल बॉडी प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम रिड्यूस्ड मास के ऊपर कुछ जनरल चीज़ें देखने वाले हैं। मतलब म्यू को हमने क्या लिखा था, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 1/μ क्या होगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। सो 1/μ को हम लिख सकते हैं 1/m1 प्लस 1/m2। ओके, ये जो है ये एक जनरल फॉर्म है लिखने का म्यू को, लेकिन आप एग्जाम में आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, म्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मासेस बाई m1 प्लस m2। ऐसे आपको म्यू निकालना है और प्रॉब्लम को रिड्यूस करके, या फिर फिगर एग्जाम में कि आपको फिगर तो पहले से आपको पता है तो ड्रॉ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ओके, नाउ ये जो म्यू है आप देख सकते हो, अगर m1 इफ यहाँ पर कुछ कंडीशन हम ले सकते हैं, m1 जो है वो बहुत ही बड़ा है m2 से, मतलब ये वाला जो टर्म है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब m1 बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो 1 से आप जब डिवाइड करोगे लार्ज वैल्यू को तो म्यू विल बी नियरली इज इक्वल टू 1/m2, मतलब म्यू विल बी नियरली इक्वल टू m2। मतलब हमने ये जो सिस्टम को हमने देखा था, इस सिस्टम में अगर ये वाला जो ब्लॉक था उसका मास बहुत बड़ा हो जाए तो रिड्यूस्ड मास विल बी नियरली इक्वल टू दिस स्मॉल मास। ओके, दिस इज द फैक्ट। और एक इनइक्वालिटी होता है हमारे पास, म्यू जो होगा इज ऑलवेज लेस इक्वल टू m1 एंड म्यू इज ऑलवेज लेस इक्वल टू m2। नियरली इक्वल कब होगा, जब एक मास बहुत बड़ा हो जाएगा और दूसरा जो मास होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी मासेस बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशन जब तक, मतलब इस केस के लिए ग्रेविटेशनल म्यूचुअल जो ग्रेविटेशन होगा उसको आपको निगलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, नाउ दिस इज द इनइक्वालिटी, दिस इज द इनइक्वालिटी। तो आपको ये याद रखना है, अगर एक मास बहुत बड़ा हो जाए तो म्यू क्या होगा, स्मॉल मास जो है वो उसके नियरली उसके इक्वल हो जाएगा, और म्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा दोनों मासेस से कम होगी या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है वो दोनों मासेस से हमेशा कम होती है, ठीक है।